अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रा खुड़ो, मेरे साथ है शाहजेब जिलानी और आज है जुमे का रोज़, तो इसका मतलब है कि आपका दिन है और हम आपकी बातें सुनेंगे। अगर आप कॉल करना चाहें तो हमारी लाइन्स अभी ओपन है। नंबर है 0213-233-0927 और 29 और 30 इसकी जगह, अगर मैं दुरुस्त फरमा रहा हूँ। एक लाइन अभी तक नंबर याद नहीं हुआ ना, एक लाइन खराब हो कितने सालों से। देखो चार लाइनें हैं और वो चेंज 282930। थैंक यू, मैं भूल जाता हूँ, उम्र का तकाज़ा है। पहले कॉलर है हमारे कामरान अली साहब नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर क्या क्या प्रोग्राम है इन लीडरों के पास। होता है रोज शहर में जिसका मुजाहिरा, और शायरों को फिक्र है वोट किसको दें, मंशूर में किसी के नहीं है मुशायरा। ठीक हो गया, बढ़िया। सीपैक का एक तो ऑडिट होना चाहिए, जितने भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं उनका। और तीसरा ये है कि इसहाक डार साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने तो सारी हवाई फायरिंग की है इमरान खान के ऊपर। ऐसे लग रहा है जैसे वजीर आजम इमरान खान ही है अभी तक। हाँ नहीं, उनके ख्वाबों में तो ऐसा ही है, मुझे लगता है कभी कभी। और मैं डार साहब की बात कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा गुस्सा था ना, बहुत ज्यादा गुस्सा। कामरान भाई, आपको भी नजर आया गुस्सा ना उनकी बातों में? बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर हैं वो। और वो शायद वो उन्हें बात बुरी लग गई है, जरार साहब ने इस्तीफा तलब कर लिया था ना उनसे। हाँ, इस्तीफा बहुत लोग मांग रहे हैं। चलो मैंने तो नहीं, और वो रिपोर्टर्स ने भी उनसे कहा तो उल्टा उन्होंने सुना दी। तो ये तो है, मतलब देखिए बहुत बड़ा एहसान है उनका कि वो लंदन से आए। वहाँ पे वो आराम से भी बैठ सकते थे, लेकिन नहीं बैठे और वो मुल्क की खिदमत, बल्कि रियासत को बचाने के लिए पाकिस्तान आए हैं। इंपोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर। ओए होए यार, पहले उनको एक्सपोर्ट किया आपने, फिर उनको इंपोर्ट नहीं, मैं कहता हूँ दोबारा एक्सपोर्ट करके ना फिर एंट्री कंट्रोल लिस्ट पे लगा दें। कैसा नहीं, अब मेरा ख्याल है कि वहीं बेहतर है। ट्रफालगर स्क्वायर, हाइड पार्क, चिल करें यार माहौल। अच्छा, अगली कॉलर है राहील अशर कराची से। अस्सलाम वालेकुम राहील भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आप दोनों हजरात से मैं एज ए लॉ का स्टूडेंट के हवाले से 3 बात करूंगा। क्या मुझे इकट्ठा जवाब दीजिएगा। अभी ये जो इलेक्शन के हवाले से हमारे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चल रही थी, उसमें हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा जी आइन ने हमारे दरवाजे पे दस्तक दी। मेरा सवाल है कि जी मौलवी तमीजुद्दीन से लेकर, वो पहले दिन उनकी ऑब्जर्वेशन थी जिस वक्त उनका था ना 23 फेब को जब वो स्टार्ट हुआ था प्रोसीडिंग, तो उन्होंने कहा जी आइन ने हमारे दरवाजे पे दस्तक दी है। वो मैंने सारे न्यूज चैनल्स में देखा था उनका टिकट। तो मैं ये सवाल ये कि जी मौलवी तमीजुद्दीन से लेके परवेज मुशर्रफ तक भी तो आइन ने दस्तक दी थी, उस वक्त क्या दरवाजा बहुत सख्त बंद था या आपको दस्तक की आवाज है? दूसरी मैं 2 सवाल करूंगा। देखिए, इन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन के हवाले से या खासकर ये जो हमारे लॉ मिनिस्टर ने बेंच के हवाले से बात की, देखिए उसके हवाले से अपनी नॉलेज के लिए आपसे पूछो कि जी पनामा में भी 5 जजेस थे शुरू में, 2 ने आसिफ सईद खोसा और गुलजार साहब ने पहले मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर GIT बनी, 3 जजेस ने पूरी हेयरिंग की। जब उन्होंने फाइनल वर्डिक्ट दिया तो वो दोनों जो थे हमारे जज वो उस बेंच में आ गए, तो वो फिर उन्होंने कहा जी 5 का मुत्तफका फैसला है ये चीज। और अगली बात देखें, जो एक टेक्निकल बात है, ये 1 मार्च से डिजिटल सेंसिस स्टार्ट हो गई है, सब जगह लोग आ रहे हैं। अब बताएं, 2 सूबों और कौमी असेंबली के इलेक्शन नए हल्का बंदी नए सेंसिस से होंगे, और ये 2 सूबों में पुरानी हल्का बंदी होगी, पुराने सेंसेस होंगे, तो खिचड़ी नहीं पकेगी कि उस वक्त हल्के चेंज होते हैं। जब कौमी असेंबली के चेंज होते हैं तो सूबाई हल्के भी उसके नीचे जो आते हैं ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कोई एक नए बुरहान की तरफ तो नहीं लेके जाएंगे। उस वक्त वफाक में चलो जी केयर टेकर आ गया, पंजाब और KPK में अगर PTI की हुकूमत है तो मुस्लिम लीग नवाज नहीं मानेगी, अगर मुस्लिम लीग नवाज की और किसी और की हुकूमत हुई तो PTI नहीं मांगेगी। तो इस किस्म का ये जो हमारे मुल्क में अफरा तफरी का आलम है, जिसका आपके सामने हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर भी असर पड़ रहा है, ये आया कुछ हल होगा नहीं होगा? मेरे इन सवालात का आप जवाब देने बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हाल में ही एक पैमरा का नोटिफिकेशन आई है जिसको अभी तक पूरी तरह पढ़ा नहीं है, तो वही अदलिया के हवाले से ही है कि थोड़ी सी बातों से गुरेज किया करें आप। तो जब तक मैं वो पढ़ नहीं सकेंगे तो मैं आपका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो कोई जुर्माने देने के काबिल नहीं। सीधी बात। दूसरा सवाल इनका क्या था, मैं भूल गया। 2 सवाल इनके अदलिया से मुतालिक हैं। अच्छा, तो एक दोनों तो ये का कि देखें, जब ये नो कमेंट, जब जो मिलिट्री डिक्टेटर्स ने जब आइन को तोड़ा तो उस वक्त आपको ये नहीं लगा कि जी आइन दस्तक दे रहा है, और अभी आपको लगा कि दे रहा है, ठीक है ना। दूसरा इन्होंने कहा कि जी कि ये जो पैनामा केस था, अच्छा, कि उसमें भी 2 जजेस ने फैसला सुनाया
और तीसरी इनकी बात थी डिजिटल सेंसस वाली। तो राहिल अशर भाई, अच्छा देखिए ये आपके सवालों में ही आपके जवाब छुपे हुए हैं, क्योंकि जो आपने 3 सवाल किए ना, ये इससे जो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, इनके जो भी तर्जुमान रोज़ सामने आते हैं वो भी यही निकात उठा रहे होते हैं। तो सवालात हैं अपनी जगह पे, और फाइनली इन्होंने कहा कि जी कि मसला हल भी होगा या ये और अफरा तफरी यार होगी? नहीं, एक मसले से फिर कोई 10 नए मसाइल जन्म देंगे। होता तो ऐसे ही है ना। होता तो ऐसे ही है। तो बाकी जहाँ तक वो रहा ताल्लुक ये इलेक्शन का, तो अब आपने देख लिया, इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी, सदर ने अनाउंस कर दी, और अब 30 अप्रैल को पंजाब में तो होगा। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा का क्या है? उनका चूँकि गवर्नर ने जो है तहलील नहीं की थी, वेट पंजाब में, हाँ ये टेक्निकल पॉइंट है ना। पंजाब में उन्होंने तहलील की, गवर्नर ने आखिर वक्त तक दस्तखत नहीं किए। ठीक है ना। इधर जो है वो गवर्नर ने कहा कि हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ, तो प्रोसेस चेंज हो जाएगा। और अब जो फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो गवर्नर को कहा कि जी अब आप करें सलाह मशवरा इलेक्शन कमीशन के साथ और आप तारीख दें, तो उसका थोड़ा प्रोसेस अलग है। इधर ये है कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी पंजाब के लिए कि इलेक्शन कमीशन ने डेट्स देनी है, उन्होंने सजेस्ट कर दी। प्रेसिडेंट साहब ने जो अर्लीस्ट डेट थी 30 अप्रैल की, उन्होंने कहा जी इस पे मिनिमम डिविएशन वाली जो मिनिमम डिविएशन, ठीक है। तो अब देखते हैं अशर भाई, आप आगे होता है क्या। अच्छा सॉरी, अगले कॉलर का मुबीनुल इस्लाम साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रज़ा साहब क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत। रज़ा साहब, इनकी थोड़ी आवाज हम बढ़ा सकते हैं के बाद सऊदी अरब से कि जरा अगर आप क्योंकि बहुत स्टेटिस्टिक्स पे काम करते हैं, तो ये तो पता करें पूरी दुनिया में कितने ममालिक हैं जहाँ जमहूरियत चल रही है, पार्लिमानी सिस्टम है। ये तो 2 सेकंड की गूगल है यार। अच्छा, नहीं जरा पता करें हमारे लोगों को भी। अच्छा, उसकी अहम बात ये थी कि अहम बात तो नहीं, आपने 4-5 दिन पहले जो लोग ओवरसीज से बाहर जा रहे थे बेचारे पकड़े जाते हैं, तो आपने कहा नहीं ये तो बड़े अच्छे इलाके हैं, यहाँ से लोग कैसे जाते हैं। तो भाई उसका बड़ा सीधा सा जवाब है, जो अच्छे इलाके उन्हीं के पास 20-25 लाख रुपए होते हैं, उनके पीछे वो कर रहे होते हैं, वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। जो गरीब इलाके हैं उनके लोग तो लांचों से दुबई, सऊदी अरब और ऐसी जगह जाते हैं, लाख रुपए देके। तो ये वाली वजह थी, कोई इसकी बहुत अहम वजह नहीं थी। अगर हो सके तो क्या मुबश्शिर भाई को किसी दिन बुला लें, टेलीविजन बहुत अच्छा, बहुत अरसा हो गया कोई अच्छी उर्दू सुने में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ओके, चले ठीक है यार, जाते जाते कर गए, लगा के गए। ठीक है यार, कोई बात नहीं, ठीक है, बर्दाश्त कर लेंगे। अगले कॉलर हमारे पास हैं लाहौर से, तारिक अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। मैंने पहले भी सर आपसे इस इश्यू पे बात की थी। मैं बात कर रहा हूँ DHA वैली इस्लामाबाद जी। ये तो 2008 में हम लोगों ने अप्लाई किया था 8 मरले के प्लॉट का। वो नाम निकल आया, सब पैसे दे दिए, ऑल पेड, कंप्यूटराइज्ड। मेरे पास शीट है कि माय ऑल ड्यूज आर पेड। 1 बैलेटिंग हो चुकी है, 2 बैलेटिंग हो चुकी है, 3 बैलेटिंग हो चुकी है, 15 साल हो गए हैं और अभी तक कोई नतीजा नहीं है। हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी चेंज हो गए हैं, तो हमें अब ये साहब जो आए हैं इनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि ये इस मामले में कोई इंटरफेयर करेंगे कि भाई ये क्या लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। अभी आपको क्या जवाब, सही तारिक साहब अभी बात काट रहा हूँ, आपको क्या जवाब मिलता है ना? आप जाहिर है आप मतलब अगर रोजाना नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1 बार तो आप उनको टच करते होंगे ना? सर ना कोई टेलीफोन पे कोई उठाता है, ईमेल करते हैं उसका जवाब नहीं आता, अगर हम खत लिखते हैं उसका जवाब नहीं आता। तो उसका क्या किया जा सकता है ना भाई? एक ऐसा इदारा है जिसपे सबको ट्रस्ट था। अब अगर इस मुल्क में हम ऐसा इदारे भी जो है लोगों को कॉन्फिडेंस सेटल कर रहा है, तो अब आप बताएंगे अब किस पे एतबार करें? हम समझ नहीं आती। 2008 2008 आज 15 साल हो गए हैं। 15 साल क्या ये इंतजार कर रहे हैं कि लोग मर जाएं? लगता तो कभी कभी ऐसे ही है तारिक भाई। देखें ना, अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई GHQ वाला, कोई ISPR वाले साहब, कोई लोग जो उधर बैठे हुए हैं, अब तो आर्मी चीफ नए आ गए हैं, इनके मतलब बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं, अल्लाह करे ये सुन लें,
खुदा का खौफ करें। तो तारिक भाई, ये आपने रेज़ किया है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो लोग मॉनिटर करते हैं टीवी को और इसकी नशरियात को, वो ज़रा इस चीज़ को भी इसका नोट डाउन कर लें और आगे पहुंचा दें कि आपकी डेस्परेशन जो है, अगर नोटिस में आना है ना तो ट्वीट करो, ट्वीट करें। हमें मतलब उसका ज़्यादा नोटिस होता है, मैंने देखा अगर है। सोशल मीडिया पे ट्विटर वोटर पे भी आपने कुछ आवाज़ उठाई है वैसे इन्होंने की है ना। हाँ, अक्सर डीएचए वैली बस उनको नोटिस जिन चीज़ों का लेना चाहिए उसका नहीं लेते ना, जिनका नहीं लेना चाहिए वो ले लेते हैं। लेकिन तारिक भाई, कोशिश करता हूँ इसको कन्वे करने की कोशिश करता हूँ। जाहिर है मुझे आपको ये कहने की तो ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा उम्मीद ना रखें, लेकिन हमारी तरफ से जो हम कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। आतिफ मुर्तज़ा साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपको, शाहिद साहब को। अस्सलाम जी। तो मैंने बेसिकली एक तो पूछना ये था कि ये जो हमारी गवर्नमेंट आती हैं, जो भी कहते हैं, वो अपना जितना टेन्योर होता है ना, चाहे उनको 3 साल मिले 2 साल मिले हैं, वो पिछली गवर्नमेंट के ऊपर सारा मलबा गिरा के साइन करा देते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं होना चाहिए हनीमून पीरियड के इतने अरसे के बाद से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, वरना तो ये विश्व साइकिल चलता ही रहेगा हमेशा के लिए। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन इसको फिक्स नहीं कर सकते ना। वो बाहर मुल्कों में हमने देखा कि जी कि नई हुकूमत आती है, कहते हैं जी 100 डेज़ हैं आपके हनीमून के, अब आप आते ही अपने वादे पूरे करें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जितने मसाइल गंभीर हैं, और ये बात भी माननी पड़ेगी कि जितना क्राइसिस होता है उससे आप 100 दिन में तो नहीं निकल सकते, उसके लिए लंबा टाइम चाहिए। ना करें, चले 6 महीने कर रहे हैं, 6 महीने कर दें। हाँ, लेकिन पता है एक और चीज़ इसमें आते भाई, इसमें हम अकेले नहीं हैं। अब अगर बिलफर्ज आप हमारे पड़ोसी मुल्क को देखें, भारत को, बीजेपी वाले आज तक कहते हैं यार ये सब नेहरू की गलती है। अच्छा, पिछली हुकूमत की बात भी नहीं हो रही ना सर, हाँ, पिछली सदी के बीच की बात हो रही है ना। मतलब ऐसा भी नहीं है कि 1999 की बात कर रहे हैं, 1950 तक चले जाते हैं कि सर ये है। और बल्कि अगर और भी पीछे जाना है तो वो तो औरंगजेब अकबर तक भी चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अगर रिपब्लिक ऑफ इंडिया को ही देखें तो बिल्कुल यहाँ पर भी एक रिवायत है। लेकिन मेरा ख्याल है क्या ये माल बिकता है शाहजेब? बिकता तो है ना, देखें कितना बिकता है, तभी तो ये लोग करते हैं ना, कहते हैं कि जी ये चीज़ नहीं बिक रही है तो ज़रा हम पिछले और पीछे चले जाते हैं। तो क्योंकि पॉलिटिक्स में इमोशन की बड़ी अहमियत है ना, फैक्ट्स की उतनी नहीं है। वैसे मेरा ख्याल है सारी इमोशन ही है, सारा इमोशन ही है। तो उस पर आप अगर ये जो बयानियाँ घड़ने की फैक्ट्रियाँ हैं, अब खेलें फलाना टच दे दें, यूँ करें। चले आप खेलें, आप ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं बाबा असलम साहब गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है? ठीक है जी। जी फरमाइए सर। हाँ, मेरा ख्याल है एक हल्के में 200 पोलिंग स्टेशन होते हैं। जी हाँ जी, 200 पोलिंग स्टेशन में थे, अगर 40 पोलिंग स्टेशन दूसरे हल्के में चले जाते हैं, नई हल्का बंदियों में। जी जी हाँ जी जी। उसके बाद वो 40 हल्का जो पोलिंग स्टेशन है उनका रिजल्ट तो उसके हक में नहीं है। उस 40 पोलिंग स्टेशन का दोबारा इलेक्शन होगा तो वो कैंडिडेट सूबाई असेंबली का मेंबर रहेगा या कि वो 40 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हो या ना हो, और 160 में से ही वो पोलिंग स्टेशन से वो मेंबर रहेगा। बहुत अच्छा सवाल है। बल्कि मेरा ख्याल है कि 2 रोज़ कबल हम इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे थे ना कि यार ये एक मसला है जो पैदा होगा, क्योंकि जो हारेगा या जो भी जीतेगा और नई हल्के बंदी के बाद तो मेरा ख्याल है कि 100-150 पिटिशन तो जाने वाली हैं। सेंसस चल रहा है, डीलिमिटेशन होनी है, उसके बाद कौमी इंतखाबात होने हैं। तो अच्छा असलम साहब, गुजरावाला में क्या चल रहा है जी? क्या मतलब अवाम क्या कह रही है? गुजरावाला को छोड़े, मेरी बात का जवाब दें। बेशक इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस मुझ पर कंटेम्प्ट लगाना चाहता तो लगा दे, मुझे कोई फर्क नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन से ये सवाल कर रहा हूँ कि मैं 100 हल्के में से जीत गया हूँ, 40 हल्के जो वो और किसी नंबर में चले गए। मैं 160 नंबर से जीता हूँ, वो 152 में चले गया या 52 में चले गया।
मेरा तो रिजल्ट 160 का रह गया ना, बाकी जब तक मैं 40 जो नए हल्के मुझे मिले हैं उनमें से मैं दोबारा इलेक्शन लड़ के अपनी मेंबर ना बनूं, मैं तो सबाई असेंबली का अधूरा मेंबर रहा ना। बिल्कुल, और ये ऐसा ही होगा, लेकिन इसका हम आपको इस वक्त जवाब नहीं दे सकते क्योंकि अब जैसे आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि आपने इलेक्शन करानी है, सदर साहब ने डेट भी दे दी है और उनको अच्छी तरह से पता है कि हल्के बंदियां तब्दील होंगी, और ये क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, तो हम आपको कोई माजी का हवाला भी नहीं दे सकते इसमें। अगर हुआ है तो मुझे बता दें, शायद मेरी लेकिन दूसरा लाइल्मी है। एक ये भी है कि ये इस तरह कर दें कि जी आइंदा इलेक्शन जो है वो पिछली मर्दमशुमारी पे होगा, जो कि फिर अगेन एक आईनी मसला है ना कि आपके पास नए फिगर्स आ गए हैं, लेकिन आप पुरानों पे करेंगे जस्ट बिकॉज कि ये आपका प्रोविंशियल इलेक्शन आपने कराना था 90 दिन के अंदर। तो ये देखें, आपका सवाल बिल्कुल बजा है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है इसका जवाब, मुल्क में बेशतर लोगों के पास नहीं है, क्योंकि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक आईनी मखमसे में फंस गए हैं, और ये इन दी एंड जो है ना हमारी फाजिल सुप्रीम कोर्ट ही इसका मसला कोई हल निकालेगी। जी तो सॉरी असलम साहब, इतना ही जवाब मिल सकता है आपको इस वक्त पर। मियाँ शफी हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हेलो जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। मैं ये सर, अगर आपका टीवी ऑन है, आप अपना टीवी बंद कर दे, उसमें डिले या बात नहीं होगी। टीवी के बाद आस्था कर दिया। हेलो जी सर, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में बेशुमार हॉस्टल सोसाइटी हैं, बड़ी बड़ी बहरिया टाउन जैसी, DH जैसी, ठीक है सर। तो इनकी ट्रांसफर फीस में लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं, लाखों रुपए। एक बायर होता है, एक परचेजर होता है, एक बायर होता है, एक खरीदार होता है, एक बेचने वाला होता है। एक उनका प्रोफार्मा लगता है, 2 तस्वीरें लगती है, 8 लाख रुपए ट्रांसफर फीस, 12 लाख रुपए ट्रांसफर फीस। आखिर ये DHA वाले, बैरिया टोन वाले, ये जो सागदार रोज टीवी पे शो डाल रहा था, इनको टैक्स क्यों नहीं लगाता? ये वाला डायरेक्ट रजिस्ट्री इंतकाल हो, गवर्नमेंट को डायरेक्ट रेवेन्यू मिले, क्या इनको फर्क पड़ जाएगा इस चीज के ऊपर? ये डरते हैं ये DHA पे टैक्स लगाते? आसान जवाब, जी हाँ, क्या बिल्कुल। इनके क्या बेनिफिट इनके साथ है? लेकिन डरते हैं किया जी, आप भूखे मर रहे हैं, क्या भूखे मर रहे हैं? DHA पर लगाए टैक्स, ट्रांसफर कैंसिल करें ट्रांसफर। नहीं, मैं तो कहता हूँ इससे आप 2 कदम आगे भी जा सकते हैं। ये जो अगेन, और इसके ऊपर लाखों दफा बात की, एक और दफा कर लेते हैं, चलो जो अरबों करोड़ों सिर्फ खाली प्लॉटों में और फाइलों में फंसे हुए हैं, उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगी ना। देखिए मसला पता है क्या है ना मियाँ शफी साहब, बड़ा सिंपल है। जो असल इक़दाम लेने हैं वो हम लेना नहीं चाह रहे। हम चाहते हैं कि यार कोई नया जुगाड़ कहीं से हम ले आए ना, कोई जुगाड़ ले आए, कोई जादू की छड़ी हो। अच्छा यार, ये चाय के ऊपर हम टैक्स क्यों नहीं लगा देते? फिर लोग कहते हैं कि यार ये कुत्तों के खाने के ऊपर टैक्स। अच्छा, क्या मिल जाएगा आपको? जो असल आपके जो हैं, और एक नहीं, अब तो मतलब एक मुकद्दस गाय का लफ्ज़, हमारे पास मुकद्दस कैटल कॉलोनी है पूरी, जिनको आप हाथ नहीं लगा सकते। और अगर आप लगाएंगे, अच्छा आप ताजरों पर आप हाथ नहीं लगा सकते, आप प्रॉपर्टी पर हाथ नहीं लगा सकते, आप एग्रीकल्चर टैक्स पर हाथ नहीं लगा सकते, तो जो 5% बचता है, जैसे हम लोग हैं, हम उन पर हाथ लगा देते हैं, सिंपल से। आपने इनकी आवाज में गुस्सा देखा ना? बिल्कुल था। नहीं, और होना तो चाहिए। वो यही है कि भाई मेरे ऊपर बोझ डालते जा रहे हो मुसलसल, और जो मरायत याफ्ता आपका तबका है, जिसके पास इतनी सारी इमारत हैं, वो उसकी इतनी सारी इंटाइटलमेंट्स हैं, वो 1 इंच भी देने के लिए तैयार नहीं है। इस्लामाबाद क्लब जी कितने रकबे पर है, और साल में वो पैसे कितने देते हैं लीज के? मेरे ख्याल है कि 10,000 रुपए से भी कम। 10,000 रुपए से भी कम। क्या क्यों है ये? आप जाएं, आप देखें, कुछ हमारे जो DC के जो ऑफिशियल हाउसेस हैं, वो क्योंकि कॉलोनियल ज़माने के, यार आप चेक करें, इतना रकबा है, क्या करना है आपके उसके साथ? तो ये सारी चीज़ें हैं सर, और जब तक बिल्कुल आपका जो गुस्सा है वो इसमें बजाय, और हम शरीक समझ में आता है, इसमें आपके साथ नहीं है जी। नेक्स्ट कॉलर कौन है? जी हमारे पास जी अरशद अली साहब हैं, लाहौर से। लाहौर से जी। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। ज़रार साहब हैं या शाहज़ साहब हैं? जी दोनों हैं। दोनों हैं आपकी खिदमत में। ज़रार साहब, गुजारिश ये है कि मैं 70s में हूँ, मैं देखता हूँ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है,
सड़क पे गाड़ियाँ देखता हूँ, मैं मॉल के सामने से गुजर सकता हूँ, सामने से गुजरने वाला बंदा हूँ, मैं अंदर कहाँ जाऊँगा, क्या लेने जाऊँगा। मैं गाड़ियाँ देखता हूँ, पोर्शे और जनाब वो पता नहीं क्या क्या करोड़ों की गाड़ियाँ। ये लोग कौन है, इनके पास कहाँ से आता है पैसा, इनको पूछने वाला कोई नहीं। ये इसी तरह हमारे साथ 75 साल से हो रहा है, यही होता रहेगा, इसी तरह हम खत्म हो जाएंगे। खुदा रिस्ट्रिक्शन है, आप बात नहीं कर सकते हैं, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि हम यही देखते रहेंगे, हम देखते देखते हम आ जाएंगे, हमारी अगली नस्ल भी देखती रहेगी। व्हाट इज नॉनसेंस। 75 साल ही अरसा होता है। अर्शद साहब वही बात। यार मैं अक्सर मैं खुद भी सोचता हूँ हाँ कि ये कहाँ से आते हैं। अच्छा रातों रात इतनी 10 गाड़ियाँ, 2-4 मकान, कहाँ से आप पैसे बना रहे हैं। मुझे याद है शब्बर जैदी ने मेरा ख्याल एक तजवीज़ दी थी, उसने कहा कि यार छोड़ो, सब कुछ डेटा है ना आपके पास, आपको FBR की तरफ से जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ देखें कि अगर ये बंदा 10 बार मुल्क से बाहर जा रहा है लग्जरी ट्रिप्स में, फर्स्ट क्लास में, उसके घर में पोर्शे है, तो उनसे आप ये जाके पूछेंगे सर आप टैक्स में तो कोई 10-15 हज़ार रुपये देते हैं, ये क्या जादू। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। पिछले आधे घंटे में जो हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि अवाम बिल्कुल तपी हुई है। हमने सुना कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई रियल स्टेट को क्यों नहीं टैक्स कर रहे हैं, लग्जरी कार्स इंपोर्ट करने वाले कौन हैं, और ये ब्लेम गेम जो है पिछली हुकूमत को दोष देना, ये कब तक चलता रहेगा। तो ये कॉल हमारे पास लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद से आई थी। अब कुछ कॉल्स हमारे पास कराची से भी हैं। असद इमाम साहब हैं फ़ोन लाइन पे। जनाब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी ज़रार भाई, शादिर साहब क्या हाल चाल है, खैर से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। तो मेरा जो है 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि लाइन लॉस जो है आजकल 35% से 40% ये कह रहे हैं, तो ये लाइन लॉसेस के जिम्मेदार कंज्यूमर क्यों हैं? ये तो कंपनी पे चार्ज होना चाहिए, कंपनी के उसमें से पैसे काटने चाहिए, ना कि कंज्यूमर क्या पूरे पैसे भी दे रहा है और लाइन लॉसेस के भी पैसे देगा। दूसरा सवाल ये है कि अरबों खरबों रुपया हमारा पेंशनर पे जा रहा है, तो IMF क्या बेवकूफ़ों की टीम है कि वो जो है क्यों नहीं इसको ख़त्म करवाती। कम से कम 18, 19, 20, 21, 22 ग्रेड वाले जिन्होंने सारी जिंदगी लूटा होता है, तो उनको क्यों दिया जा रहा है? और वो माशाल्लाह से 80-90 साल तक जिंदा भी रहते हैं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन 30 साल तक उनके बच्चे, बीवी या वो खुद ले रहे होते हैं। तो ये अरबों रुपए क्यों नहीं बचाया जा रहा? IMF क्या चाह रही है कि जनरल पब्लिक क्या रोड पे निकल के आए और उनसे जबरदस्ती छीने? वो क्यों नहीं पाबंदी लगा रही, क्यों नहीं इस पे वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालती है कि यार ये चीज कम करें? पहला पेंशनर्स का तो देखें, पूरी दुनिया में निज़ाम है कि जो अब जब आप जॉब में होते हैं तो आप ये अपने आगे के वक्त के लिए आप अपनी सेविंग्स कर रहे होते हैं, वो तो आपका हक होता है, और उसमें अगर कोई डाका डाले या वो चेंज करे इतने बरसों दिहाइयों के बाद, तो वो तो ज़्यादती होती है। तो पेंशन का जो निज़ाम है उसमें बिल्कुल इस्लाहात की ज़रूरत है, और वो हमारे ख़जाने पे बोझ भी है। लेकिन कोई अगर 80 साल का है और उसका थोड़ा बहुत गुजारा 8,000 10,000 पे हो रहा है, वो उससे छीनना जो है, हालांकि आपने सारी ज़िंदगी कंट्रीब्यूट किया, वो तो मेरा ख्याल ठीक नहीं है। लाइन लॉस, लाइन लॉस बात सही है आपकी, लेकिन तल्ख हकीकत ये है कि बोझ तो कंज्यूमर पे ही पड़ेगा घूम फिर के किसी भी चीज़ का। अभी आप देखें कि अगर किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन फॉल्ट भी है और उससे जो भी पैदा कर रहे हैं उसकी कीमत बढ़ती है, वो खुद तो वो कीमत कभी नहीं अदा करेंगे, वो आपसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं। जहाँ तक के इलेक्ट्रिक की बात है, तो एक कभी सुनने में आया है कि काफ़ी एक इन्वेस्टमेंट हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन लॉस को बंद करने में। किस हद तक ये कामयाब होगी ये तो ज़ाहिर है थकावट जुमला है, लेकिन आने वाला वक्त ही आपको बताएगा। और इनफैक्ट आने वाली लोड शेडिंग आपको बता देगी, आने वाले बिल आपको बता देंगे। अच्छा एक चीज़ बस मैं ये बात सही है कि जो लाइन लॉसेस की इन्होंने बात की, उसकी 2 प्राइमरीली वजूहत ये हैं कि एक तो आपका जो लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपग्रेड नहीं हुआ, ठीक है ना। दूसरा आपने कंज्यूमर्स की बात की ना, सारे कंज्यूमर जो है ना वो भी बिल नहीं पे करते। आपको पता होगा कि ठीक है कराची में इम्प्रूव हुआ है कि इलेक्ट्रिक ने किया है, लेकिन आप जाएं हमारे सिंध के दीगर इलाकों में, बलूचिस्तान में, दूसरे जगहों पे, वहाँ पे नहीं देते लोग। तो जब लोग नहीं देंगे, बिल पे नहीं करेंगे, तो फिर क्या होता है
कि सख्ती होगी। हाँ, तो इससे हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो हमारे लाइन लॉसेस हैं उसमें बिजली की चोरी जो है वो एक हकीकत है, जिससे हमें अपनी इंफरादी सतह पे भी आहिस्ता आहिस्ता प्लग करने की जरूरत है। और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है जो बात थी कि ना IMF ये क्यों कर रही है, IMF ये क्यों नहीं कर रही। यार आई मीन कभी कभी ऐसे लगता है जिस तरह लोग IMF के बारे में बात करते हैं कि IMF हमारे पास आई थी, हम IMF के पास गए हैं क्योंकि हम अपने करतूत मतलब हम बाज नहीं आना चाह रहे। तो जब आप जाएंगे किसी के पास पैसे लेने और इस ग्लोबल माहौल में जहाँ किसी को पैसे देने ही नहीं चाह रहा, तो फिर जाहिर है आप उनकी शराइत आपको माननी पड़ेंगी। और बल्कि इनफैक्ट कुछ जो चीज़ें जो IMF की कंडीशंस हैं वो ऐसी हैं जो आपकी अपनी हुकूमतों को दहाइयों पहले कर लेनी चाहिए थी। तो मैं तो कहता हूं कि शर्म का मुकाम है कि एक बाहर का इदारा आपको कहे कि यार आपने इस तरह घर चलाना है, उस तरह जिस तरह आपको खुद ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमें मुफ्ते की आदत है। जिम्मेदारी घूम फिर के हमारी अपनी है सर, हमारी अपनी है। उमैर अहमद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे दो सवाल हैं। एक्चुअली एक तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। हमारे पास जो इस वक्त एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा है, मैं इस पे कमेंट करना चाहूँगा कि क्या हमारी जो डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बेसिकली पर्सनालिटी वर्शिपिंग के ऊपर एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा इलेक्शन कमीशन इन फैमिली रूल्ड पार्टीज के ऊपर कोई टर्म रिस्ट्रिक्शन लगा दे, जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज्यादा नहीं ले सकता, तो क्या इन फैमिलीज और इनके ब्लड रिलेटिव्स के ऊपर ये 2 टर्म से ज्यादा पार्टी की जो चेयरमैनशिप या प्रेसिडेंटशिप से ज्यादा नहीं ले सकते, तो उससे शायद हो सकता है कि हम आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स की तरफ मूव कर सके। एक तो ये कि ये हम इन फैमिली से किसी तरह इन पॉलिटिकल पार्टीज को आजाद कर सके पर्सनालिटी वर्शिपिंग से। दूसरा मेरा सवाल एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड है, इकोनॉमी से, कि हमारी 60% एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल बेस्ड है और हम लोग 15 मिलियन बेल्स कॉटन की ग्रो करते करते आज 6-7 मिलियन बेल्स के ऊपर आ गए पिछले 10 सालों में। तो गवर्नमेंट जो है वो अगर एक्सपोर्ट को ग्रो करना चाह रही है, तो जब तक हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर सकती है? बिल्कुल। और उसके लिए हमारे पास कोई सोर्सेज ही नहीं अवेलेबल। इंडिया से आपने बैन लगाया हुआ है और बाकी अगर आप मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम है अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं कॉटन प्रोक्योरमेंट के लिए, तो सर ये बिल्कुल बच्चों को भी समझ आने वाली चीजें, क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट इन चीजों को एड्रेस कर रही? थैंक यू सो मच। शुक्रिया। वेरी गुड क्वेश्चन। पहला सवाल के जवाब आप देना चाहेंगे? दूसरे हाँ देखें, तो अब ये जो मौरूसी सियासत पे था ना सवाल के जी, कि इससे हमें कब निजात मिलेगी, पार्टियों पे ख़ानदानों की हुकूमत है, वही बरसों से दहाइयों से चलते हैं, तो इस पर हम वक्तन बात करते हैं। ये वो इशू है जिसको इमरान खान साहब ने, PTI ने बहुत ही मौसर तरीके से उठाया है, पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनाया है, लेकिन फिर ये हम देखते हैं कि PTI के अंदर भी जो है काफ़ी सारे बाअसर लोग हैं, ख़ानदान हैं जो हावी हैं और उनके ही अपने भाई बहनोई बच्चे जो हैं वो हैं, चाहे आप परवेज़ खटक साहब को देख लें, आप कुरैशी साहब को देख लें, तो ये हमारे सारी जो जमातें हैं, हमारा जो निज़ाम है वो इससे अफेक्टेड है। पूरा ख़ित्ता भारत में भी इसी तरह है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में हम इवॉल्व हम उस तरह नहीं कर पाए जिस तरह आपने मिसाल दी अमेरिका की। तो मेरे ख्याल से ये हमारी जो मिडिल क्लास है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका ज़्यादा इशू है। जो आपकी जो वोट देने जो बिल्कुल लोग जाते हैं ना, जो देहातों में, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़्यादा शहरी इशू, ये शहरी इशू, अर्बन इशू है ना। और अगर मैं रियलिटी की बात करते हैं ना सर, हमारा कल्चर ही तकरीबन यही है। आप देखते हैं कि बाप की बिजनेस बेटा लेता है, बाप वकील तो बेटा वकील, तो एक तरह से जो सियासत की कारोबार है वो भी बच्चा ही इनहेरिट करता है। और स्पेशली क्योंकि हमारी सियासत का कारोबार रिवायती तौर पे होल्डिंग के साथ लिंक्ड रहा है, ये तो जैसे फ्यूडल निज़ाम का हिस्सा में वो चीज़ बदल रही है, लेकिन पॉइंट है कि निज़ाम चलेगा तो निज़ाम बदलेगा ना। और जहाँ तक नज़रियाती सियासत की बात है तो सर ये एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है और एक बुरी चीज़ भी हो सकती है। मतलब आप इंडिया में देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की डायनेस्टी ख़त्म हुई, नज़रियाती सियासत आई, तो
तो किसकी आई? बीजेपी की। तो कभी कभी कहते हैं बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, नफरत वाला नजरिया आ जाए तो बस फिर आपके। और जहाँ तक कॉटन की बात है तो एक वक्फा लेना है, उसके बाद इस पर जमा। वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक से पहले उमैर अहमद साहब पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, मतलब ज़राई पैदावार की बात कर रहे थे बेसिकली, पर एकड़ यील्ड। बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ उमैर भाई के जी हमें, मतलब हम ज़राई मुल्क हैं, ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है और किसी तरह पर एकड़ यील्ड को बढ़ाना है। मेरा ख्याल है कि मर खप जाऊँगा और ये नहीं बढ़ेगी, क्या कह सकते हैं। और ये भी सुनते आए हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करेंगे, हम टेक्सटाइल से आगे बढ़ेंगे। कभी आपने ये सुना है कि हमने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है? ये भी सुना होगा आपने, कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है। बहरहाल बहुत बड़ा बॉक्स है, हम कभी उसमें से निकल नहीं सकते, पता नहीं क्यों। वकार नहीं सॉरी नबील खनी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम नबील साहब। जी वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले तो आप लोगों को दोनों हाथों से सैल्यूट कि आप लोग उन चंद सहाफियों में से हैं जो लफ्ज़ बैरिया टाउन इस्तेमाल करते हैं, गडाफ टाउन नहीं। तो यही सुनते हुए काफ़ी अर्से से आप लोग का खैर फैन हो क्या हुआ था, आप लोग का प्रोग्राम देख रहा हूँ। सर एक सवाल जो काफ़ी अर्से से जहन में है, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। जो पाकिस्तान के जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात आए दिन, तालिबान, TTP, पता नहीं कौन कौन पाकिस्तान पे हमले कर रहा होता है, तो हमारी अस्करी क़यादत की तरफ से कहा जाता है कि दुश्मन कभी मैली आंख से हमें ना देख सके और नहीं देख सकेगा और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सर ये मैली आंख से देखना क्या होता है, इसके बारे में आप अपना कोई नजरिया बताएं कि जब अगर कभी मैली आंख से कोई देखे इस मुल्क की तरफ तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बस ये डायलॉग है, इससे ज़्यादा इसकी क्या अहमियत है, मतलब यही है। इस तरह के लफाजियत जिसको हम कहते हैं ना हमारे सियासी डिस्कोर्स में, लीडर समझते हैं कि हम ये घिसे पिटे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो कौम को एतमाद आ जाएगा, वो सुकून से सोएगी। तो ठीक है, उन्हें अपना काम करना है। बहुत थक गए हैं जुमले यार, बहुत थक। मुल्क नाजुक मोड़ पर है, नाजुक मोड़ पे हमारी जिंदगी गुजर गई यार, उससे निकल नहीं सके। नाजुक राउंड अबाउट है, आप घूमते रहते हो। जी वकार खान साहब जी, वकार खान है पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़रार भाई आपसे एक राय भी लेनी है, कानूनी भी है, आईनी और एक पर्सनल मसला भी है। पहले आईनी बात पूछ लूँ आपसे। बिस्मिल्लाह करें सर। हो सकता है मैं जवाब ना दे सकूं लेकिन पूछ लें। नहीं, बड़ा सिंपल सी बात है ये कि अगर हम लोग पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ अरसे के लिए कुछ सर्टेन कोर्ट्स बंद कर दें, क्योंकि आम आदमी को तो फायदा वैसे ही नहीं हो रहा। हाँ, नो कमेंट। बहुत शुक्रिया वकार साहब। गुलामुल्लाह भुट्टो है सखर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़रार भाई मेरा एक सवाल है, वो ये सवाल ये है, क्या इस मुल्क में टैक्स भरने के लिए सिर्फ नौकरी पेशा लोग ही हैं? जी जी। और उसके अलावा टैक्स पे करने के लिए सिर्फ गरीब आदमी ही? जी बिल्कुल ऐसा ही। दूसरा मेरा ये है कि जैसे दुनिया में एक कानून होता है, सुना है मैंने, एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर कैपिंग लगी होती है कि आप उस अमाउंट को या तो कैश में नहीं रख सकते, घर में, या कैरी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप 1 मिलियन या 5 मिलियन से ऊपर की कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते? ये कौन से मुल्क में होता है सर? पता नहीं, चाइना वाइना में भी नहीं, किसी जमाने में कम्युनिस्ट रियासत में शायद होता हो। नहीं, मैं आपको जैसे बताऊं कि आप इंग्लैंड में 10,000 पाउंड से ज्यादा नहीं रख सकते, तो इस तरह कोई हमारे बिल्कुल रख सकते हैं, रख सकते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। है। आपको घर आके तो नहीं चेक करने वाला ना। हाँ नहीं, देखिए वो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं, वो इनकरेज करती हैं कि आपके पास माल बनाएं रखें, लेकिन उसके लिए वो लीगैलिटी देखते हैं, कोशिश करते हैं। उधर भी गड़बड़ें हो जाती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है। तो लेकिन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप कहना जो चाह रहे हैं ना वो हम समझ रहे हैं कि उस दिन हम बात कर रहे थे ना मिफ्ता साहब से, उन्होंने कहा जो हालात चल रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि मिनिमम वेज को हम बढ़ाएं ताकि लोगों को सपोर्ट मिले, कोई 30,000 कर दें, 35,000 कर दें। ये जो बात करें वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम लिमिट आप जो है ना वो भी डिफाइन कर दें कि कितना कैश, कितनी दौलत काफ़ी है, और लेकिन ये नहीं कर सकते ना, हो नहीं सकता। देखिए वो आपका जो पहला सवाल था ना, मेरा ख्याल है कि सारी बात उसमें ही है कि बेशक यार मैं तो कहता हूँ देखो दौलत कमाने एक अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर उसके मुताबिक आप टैक्स दें, ठीक है ना। अब ये जो हम अब अगेन ये बार बार या बात कर कर के बंदा थक जाता है।
ये जो हम लगाते हैं ना जनरल सेल्स टैक्स ये वो, यार अगर मैं 10 करोड़ कमा रहा हूँ मेरे पे भी उतनी है, आप अगर 10 रुपए कमा रहे हैं आप पे भी उतनी है अगर आप वही चीज़ खरीद रहे हैं, तो इसको कहते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन। वही बात हुई जो मेरा ख्याल है कि आज मेरा ख्याल है वो 6-7 कॉलर्स ने आज इशारा इसी तरफ था ना कि यार जिन लोगों से आपने पैसे निकालने हैं उनसे तो आप निकालने का, और जहाँ जिस मतलब चीज़ से 10 आपने पहले से ही निकाला हुआ उसको आप मजीद को चल रहे हैं, और हर हमेशा यही होता है। और मेरा नहीं ख्याल कि शायद अपनी ज़िंदगी में मैं इसमें कोई तब्दीली देखूँ। आई एम सॉरी। सो लेकिन ज़रा मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अब जो हमारे यहाँ फंडामेंटल अदम मुसावात है, इनइक्वालिटी है, कि वो अब चाहते ना चाहते हुए भी आपका एक डिफाइनिंग वो बन रहा है। मतलब ये जो थोड़ा बहुत अभी इन्होंने भी बात करना शुरू कर दी है, मिफ्ता साहब ने, शाहिद खाकान ने, कुछ पॉलिटिशियंस ने, तो ये अवाम खुद ब खुद इसके बारे में बात करें क्योंकि वो फील कर रहे हैं कि यार मेरे पे इतना बोझ है, ये ऊपर वालों पे क्यों नहीं है। हाँ नहीं, और यार इट्स अ राइट क्वेश्चन टू आस्क ना, और होना चाहिए ना। और मेरा ख्याल है कि अब अगर कोई अब सियासत में वो जो पुराने घिसे पिटे जो डायलॉग्स हैं उनको छोड़ के थोड़ी सी इस चीज़ पर आए, यू नो, तो मेरा ख्याल है इसकी स्पेस बन सकती है, इसकी स्पेस बन सकती है। बहरहाल सॉरी, अगले कॉलर आपने कहा था बहावल, बहावलपुर से कॉल है अगली जी। अच्छा सॉरी, नाम मुझे समझ नहीं आ रही जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो जी, हेलो जी, आवाज़ आ रही है? अपना तारुफ कराइए। जी, फौजुल कबीर बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। जनाब जनाब जी सर। फौजुल कबीर में थोड़ा सा आवाज़ आ रही है? जी 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 जी, आप बताइए। अच्छा, नहीं वो आप मैं नाम क्योंकि वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अब समझ आ गई है सर। जी अच्छा, ये फरमाइए, मैं सिर्फ ये थोड़ा सा, एक तो ये कि माशाल्लाह आपका प्रोग्राम मैं बड़ा देखता हूँ शौक से, क्योंकि इसमें वो टिपिकल सियासत के मुर्गे नहीं लड़ा रहे होते दोनों तरफ से बैठ के। उनको बैन किया हुआ है हमने क्योंकि वो बाकी चैनल्स पे प्रोग्राम्स पे इतने जाते हैं ना, हम कहते हैं यार अब आप रेस्ट करें, हमें भी रेस्ट करने दें, ऑडियंस को भी रेस्ट करने दें। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।